प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, सह आचार्य EFM LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के EFM के पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉपिक निर्णयन विधियाँ, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, व्यावसायिक उपक्रमों के स्वभाव तथा पैमाने में बड़ी तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं। आज का व्यावसायिक प्रबंध इन परिवर्तनों के कारण अत्यधिक जटिल होता जा रहा है। आज प्रबंधकों को किसी समस्या के समाधान के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प को चुनने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रबंधक के इस कार्य को सरल बनाने के लिए अनेक निर्णय विधियों का विकास किया गया है। निर्णय विधियों का अध्ययन हम दो वर्गों में कर सकते हैं। प्रथम, अपरिमाणात्मक विधियाँ अथवा गैर गणितात्मक, तथा दूसरी परिमाणात्मक विधियाँ अथवा गणितात्मक विधियाँ। सबसे पहले हम लेते हैं अपरिमाणात्मक अथवा गैर गणितात्मक विधियाँ। अपरिमाणात्मक विधियों का प्रयोग बहुत प्राचीन काल से विभिन्न निर्णयों के लिए किया जाता रहा है। इन विधियों का प्रयोग आधुनिक प्रबंधक भी अनेक बार करते हैं। ये निर्णय की प्राकृतिक विधियां कहलाती हैं। अपरिमाणात्मक विधियां सरल होती हैं तथा इनका उपयोग हर प्रकार की समस्याओं के लिए किया जा सकता है। छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जहां गणितात्मक विधियों का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से महंगा होता है, वहाँ तो इन्हीं विधियों का प्रयोग किया जाता है। अपरिमाणात्मक विधियों में संकेत, अंतर्बोध, अनुभव, विचार एवं परख प्रमुख हैं, जिनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1, संकेत एवं अंतर्बोध। प्राय अनेक भारतीय प्रबंधकों को ये कहते सुना जाता है कि उनके निर्णय संकेत एवं अंतर्बोध पर आधारित होते हैं। प्रथम आभास में ऐसे प्रबंधकों के संबंध में ऐसा लगता है कि उनमें अंतर्बोध अथवा आंतरिक भावना द्वारा समस्याओं को संतोषजनक ढंग से हल करने की असाधारण योग्यता होती है। परंतु गहनता से अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि प्रबंधक ने जिस अंतर्बोध के आधार पर निर्णय लिया, वह उसका विगत अनुभव एवं ज्ञान था, जो उसके मस्तिष्क में था, जिसका उसने विशेष निर्णय लेने में प्रयोग किया था। यह विधि अवैज्ञानिक है तथा इस विधि का प्रयोग उन अनोखे निर्णयों के लिए नहीं किया जा सकता है जो पहली बार उत्पन्न हुए हैं तथा जिनके लिए प्रबंधक का भूतकालीन अनुभव नहीं है। अंतर्बोध निर्णय की सरल विधि है। इसमें शीघ्र निर्णय संभव है तथा प्रबंधक की योग्यता का सदुपयोग किया जा सकता है, परंतु यह विधि अवैज्ञानिक होती है, अतः इसमें गलत एवं अव्यावहारिक निर्णयों की संभावना सदैव बनी रहती है। दूसरा है अनुभव। एक प्रबंधक अपने प्रबंध कार्य में अनेक समस्याओं का सामना करते हुए विभिन्न प्रकार के अनुभव करता है। जैसे प्रबंधक अधिक अनुभवी होता जाता है, वैसे वैसे उसकी निर्णय शक्ति बढ़ती जाती है। व्यवसाय में अनेक समस्याएं बार बार उत्पन्न होती हैं। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए प्रबंधक अपने विगत अनुभव का प्रयोग करता है। वह भूतकालीन समान परिस्थितियों को पुनः याद करता है तथा देखता है कि उन परिस्थितियों में निर्णय कैसे लिए थे, उनका क्या प्रभाव हुआ था। इस अनुभव के आधार पर वह वर्तमान में निर्णय लेता है। निर्णय की यह सरल विधि है तथा इसके अनुसार शीघ्र निर्णय संभव होता है, परंतु यह विधि खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि भूतकालीन निर्णय की सफलताएं अथवा विफलताएं भविष्य के लिए सही मार्गदर्शन नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं, इसलिए भूतकालीन निर्णयों को उसी रूप में पुनः नहीं दोहराया जा सकता है। तीसरा है परख अथवा अनुमान विधि, जजमेंट टेक्निक। नैतिक निर्णयों के लिए अनुमान विधि अत्यंत उपयोगी विधि है। यह विधि जो भूतकालीन अनुभवों पर आधारित होती है, संस्था के महत्वपूर्ण और छोटे निर्णय इस विधि के अनुसार लिए जाते हैं। बड़े पूंजीगत विनियोग वाले निर्णयों के लिए यह विधि अत्यधिक संदेहशील होती है। यह विधि सरल व कम लागत वाली है तथा इसमें शीघ्र निर्णय संभव है, परंतु यह विधि अत्यधिक जोखिमपूर्ण होती है।
दूसरी विधि है परिमाणात्मक अथवा गणितात्मक विधियाँ, क्वांटिटेटिव और मैथमेटिकल टेक्निक्स। आधुनिक युग में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग निर्णय में होने लगा है। ये विधियाँ विभिन्न तथ्यों और समंकों के विश्लेषण पर आधारित होती हैं। ये विधियाँ अधिक परिष्कृत होती हैं। कुछ प्रमुख परिमाणात्मक विधियाँ निम्न वर्णित हैं: क्रियात्मक अनुसंधान, रेखीय कार्यक्रम, प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत, खेल सिद्धांत, कार्यक्रम मूल्यांकन पुनर्निरीक्षण विधि, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक अर्थात पार्ट, संभावना सिद्धांत, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इनमें से कुछ के विवरण इस प्रकार से हैं। नंबर 1, क्रियात्मक अनुसंधान, ऑपरेशन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान तकनीक का सफल प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में सैन्य कार्रवाइयों के नियोजन हेतु किया गया था। युद्ध में क्रियात्मक अनुसंधान तकनीक की सफलताओं से प्रोत्साहित होकर युद्ध के बाद व्यावसायिक प्रबंध में क्रियात्मक अनुसंधान विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। आज विश्व के विकसित तथा विकासशील देशों में न केवल व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए बल्कि अन्य समस्याओं के समाधान के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान विधियों का प्रयोग होने लगा है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा। विभिन्न विद्वानों ने क्रियात्मक अनुसंधान को विभिन्न तरह से परिभाषित किया है। कुछ विद्वान इसे निर्णय लेने की एक वैज्ञानिक विधि मानते हैं, जबकि कुछ अन्य विद्वान इसे समस्त वैज्ञानिक विधियों का सार मानते हैं। सामान्य अर्थ में क्रियात्मक अनुसंधान का तात्पर्य उस वैज्ञानिक विधि से होता है जिसके द्वारा किसी उपक्रम के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विकल्पों का अध्ययन तथा श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। ये विधि गणितीय तथ्यों पर आधारित होती है तथा समस्या पर समग्र रूप से विचार करती है और श्रेष्ठ विकल्प की जानकारी देती है। इसकी कुछ परिभाषाएं इस प्रकार से हैं। कोंटस तथा ओडोनेल के अनुसार किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विभिन्न विकल्पों का अध्ययन करने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग इस उद्देश्य करना कि सर्वोत्तम विकल्प निश्चित करने का मात्रात्मक आधार प्राप्त हो सके क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार यह नया उपकरण न तो क्रियात्मक है और न अनुसंधान, यह तो एक क्रमबद्ध तर्कयुक्त एवं गणितीय विश्लेषण एवं संश्लेषण का उपकरण है। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विकल्पों में से अनुकूलतम अथवा श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव परिमाणात्मक आधार पर प्राप्त किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं में नंबर 1 है समस्या पर समग्र रूप से विचार। क्रियात्मक अनुसंधान में किसी समस्या के केवल एक ही पहलू पर विचार न करके उसके सभी पहलुओं पर समग्र रूप से विचार किया जाता है। दूसरा, अनेक विधियों का समस्या के समाधान के लिए प्रयोग। क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या के समाधान के लिए किसी एकांकी विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसमें विभिन्न परिस्थितियों में लागू की जा सकने वाली विभिन्न तकनीकों अथवा विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रेखीय कार्यक्रम तकनीक गणितीय सूत्रों पर आधारित है। मूल्य सिद्धांत में सांख्यिकी के संभाव्यता सिद्धांत प्रोबेबिलिटी का तथा संदेश वाहन के क्षेत्र में सूचना सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तीसरी विशेषता है मात्रात्मक आंकड़ों एवं मॉडलों पर आधारित है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान अनुकूलतमीकरण का पर्याय है। क्रियात्मक अनुसंधान टीम भावना पर आधारित है, निर्णयन में सहायक है। अब है क्रियात्मक अनुसंधान की विधि। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किसी समस्या के समाधान निकालने की विधि का संक्षिप्त वर्णन निम्न 8 चरणों में बांट करके किया जा सकता है। नंबर 1, आवश्यकता की पहचान। दूसरा, समस्या का प्रतिपादन। तीसरा, मॉडल का निर्माण। चौथा, समंक संग्रहण। पांचवा, मॉडल की सहायता से हल। नेक्स्ट, मॉडल की सत्यता तथा संवेदनशीलता विश्लेषण।
परिणामों प्रभावों की व्याख्या। 8वां निर्णय लेना, लागू करना तथा नियंत्रण। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मॉडल के आधार पर हल निकालने एवं उनकी जांच करने के बाद निर्णय का कार्य करना होता है। प्रबंधक को ही निर्णय लेना होता है। इसमें वह क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत प्राप्त हल को अन्य गुणात्मक दृष्टिकोणों से विचार करने के बाद आवश्यक निर्णय लेता है। निर्णय लेने के बाद उसे लागू किया जाना चाहिए। निर्णय को लागू करने के बाद नियंत्रण कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के उपकरण, इनमें रेखीय कार्यक्रम, खेल सिद्धांत, संभाव्यता सिद्धांत, प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत, पार्ट, CPM, निर्णय वृक्ष आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं। जिन क्षेत्रों में तथ्यों को मात्राओं में नहीं बदला जा सके वहाँ ऑपरेशन रिसर्च का उपयोग संभव नहीं होता है। दूसरा, केवल गणितज्ञ अथवा सांख्यिकी विद्वानों द्वारा ही समझा जाता है, सामान्य व्यक्ति की समझ या पहुँच से परे होते हैं। अत्यधिक व्ययशील होता है, जटिल समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते हैं। निर्णयों में अनिश्चितता का संपूर्ण उन्मूलन संभव नहीं होता है। ये इसकी कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। आज हम इतना ही लेते हैं। अगले व्याख्यान में हम क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित जो कुछ अन्य विधियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।